हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बी के राठौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जेएमडी क्लासेज फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। आपको इससे पढ़ने के लिए कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं करना है। आपको केवल सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल जेएमडी क्लासेज को और बस केवल इसे पढ़ना है। आपको केवल समय देना है। स्टूडेंट्स, हमारा वादा है कि अगर आप हमारे चैनल पर समय देंगे तो हर प्रकार से आपको इसका लाभ ही मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके लिए 5 टीचर्स की एक बेहतर टीम दी गई है जो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं और आपके हर डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाकी बातों में समय न गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा है स्टूडेंट कक्षा 12 में बायोलॉजी का। अभी तक हम लोग बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और हमारा पहला जो यूनिट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। इससे हर पेपर में अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बाकी बातों में समय ना खर्च करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत बीज। तो वैसे तो आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं अर्थात आवृतबीजी होते हैं, इनमें लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम होता है वो बीज ही होता है। इसे प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशेष रूप से बीज का आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष, जिसे हम सामान्य रूप से अखुआ भी कहते हैं, तो ये भाग पाए जाते हैं। भ्रूण का बीज पत्र जो है वो एक सरल संरचना होती है। ये प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई और स्थूल होती है। या आमतौर पर ये कह सकते हैं हम कि बीज में जो भोजन संग्रहित होता है वो प्रायः इन बीज पत्रों में ही संग्रहित होता है, द्विबीजपत्री पौधों में। परिपक्व बीज जो होते हैं उनमें एल्ब्यूमिनस नहीं पाया जा सकता है, यानी कि एल्ब्यूमिनस रहित हो सकता है। और गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान जब भ्रूण डेवलपमेंट करता है तो इस दौरान ये पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है। जैसे मटर हो गया, मूंगफली हो गया। एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूरी तरह से उपभोग नहीं हो पाता है। जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा और अरंड आदि में। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च और चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। इस तरह से अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष कहलाता है। बीजांड का अध्यावरण यानी कि जो खोल होता है, ये बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में
बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय यह ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता जाता है, यानी डेवलपमेंट करता जाता है और मैच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर जल की जो मात्रा होती है वो घटने लगती है और बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता चला जाता है, जिस कारण सामान्य चयापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो धीमी पड़ने लगती हैं। इस तरह से भ्रूण जो होता है वो निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हों, यानी कि पर्याप्त नमी मिले, उसे आर्द्रता मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और उपयुक्त तापमान मिल जाए, तो ये होती हैं किसी बीज के अंकुरित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। तो अगर ये मिल जाती हैं तो बीज जो है हमारा वो अंकुरित हो जाता है। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर के बीज बनते हैं तो अंडाशय एक फल के रूप में डेवलप कर जाता है, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है, जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम आदि की भांति, यानी संतरे की भांति जो होते हैं वो गूदेदार भी हो सकते हैं, या फिर मूंगफली, सरसों आदि की भांति सूखे भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों में अपने बीजों के परिक्षेपण के लिए अनेक क्रियाएं, यानी कि अनेक क्रिया विधि जो है विकसित होती हैं। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ रखा है। तो आइए कुछ बीजों की संरचना सेब और स्ट्रॉबेरी के आभासी फल के बारे में चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये बीज पत्र हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम के बीज के आकार की जो संरचना है ये बीज पत्र है, और दूसरा जो हमारा इस संरचना दिखाई गई है ये बीजांड द्वार है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये चित्र ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। एक बीज के बारे में जो आंतरिक संरचना है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये बीजावरण कहलाती है। बीजावरण से अंदर की तरफ जिसमें भोजन संचित रहता है नवोद्भिद के लिए, वो भ्रूणपोष कहलाती है। और इसके अंदर आप देखते हैं कि अगर कोई द्विबीजपत्री पौधा अंकुरित होता है तो सबसे पहले उसमें जो है दो चौड़ी और मांसल पत्तियां बाहर निकलती हैं। ये आपके बीज पत्र होते हैं। इस तरह से ये बीज पत्र होते हैं जो कि संख्या में 2 निकलते हैं। ये जो निचला भाग आप देख सकते हैं ये बीज पत्राधार है, बीज पत्राधार का मूल अक्ष है। तो इसमें ऊपर की तरफ ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ये है प्ररोह शीर्षस्थ द्विबीजया। इसी से ही पौधे का प्ररोह बनता है। और ये जो नीचे का व्हाइट सा भाग दिखाई दे रहा है ये आपका मूलाग्र कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। कि अब बात करते हैं, आगे बढ़ के चित्र के बारे में और समझते हैं। देखिए,
बीज की ही आंतरिक काट यहाँ पर चित्र द्वारा प्रदर्शित की गई है। बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो कहलाता है बीज आवरण। ये आप ऊपर वाली लेयर देख रहे हैं, ये बीज आवरण है। ये भी बीज की आंतरिक काट है तथा ये जो इस तरह की संरचना है ये बीज पत्र बनाती है और ये आपका भ्रूणकोश इसमें जो है सुरक्षित रहता है। ये नीचे की संरचना जो है मूलाग्र बनाती है और ये बीज पत्राधार का मूल अक्ष होता है। साथ में प्ररोह से व्याज्याय यहाँ से ये विभाजित होकर के नई नई शाखाएं आगे की तरफ बनती हैं प्ररोह में। आइए अब बात करते हैं भ्रूणकोश की। ये भ्रूणकोश जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फल भित्ति फर्स्ट लेयर में दिखाई गई है और इसमें ये भ्रूणकोश का इतना सारा भाग है। स्कोटेलम यहाँ नीचे की तरफ पाया जाता है तथा प्रांकुर और प्रांकुर चोल यहाँ पर स्थित रहते हैं। आप जानते हैं प्रांकुर क्या बनाता है दोस्तों? तो प्रांकुर बनाता है जमीन से ऊपर की तरफ जो भाग चलता है जिससे आगे चल करके तना, पत्ती, फूल, फल आदि बनते हैं। तो ये सब प्रांकुर से ही आगे डेवलप होकर के बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेब और स्ट्रॉबेरी के आभासी फल। तो स्टूडेंट्स, आभासी फल क्या होते हैं? देखिए, फल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। फल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सत्य फल और कूट फल। कूट फलों को ही हम आभासी फल कहते हैं। सत्य फल क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। जो फल किसी पुष्प के अंडाशय से विकसित होते हैं तो ऐसे फल जो हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? वो कहलाते हैं आपके सत्य फल। लेकिन इसके विपरीत जो पुष्प के अंडाशय से विकसित ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होकर के फल बन जाते हैं तो ऐसे फल जो हैं स्टूडेंट्स वो कहलाते हैं आभासी फल। सेब और स्ट्रॉबेरी जो हैं इसी प्रकार के फल हैं। सेब जो है अंडाशय से विकसित ना होकर के पूरा जो पुष्पासन होता है वही आपका फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर सेब की दो काट दिखाई गई हैं, एक ऊर्ध्वाधर काट दिखाई गई है, दूसरी क्षैतिज काट दिखाई गई है। तो ये जो है ये सेब की ऊर्ध्वाधर काट है। इसमें आप देखते हैं ये जो खाने योग्य भाग होता है ये पुष्पासन कहलाता है। वहीं आप जब सेब को बीच में काटते हैं तो इस प्रकार से आपके जो है बीच में बीज यानी सीड्स होते हैं जो संख्या में कई होते हैं। आपकी ये जो दूसरी काट दिखाई गई है ये आपकी क्षैतिज काट दिखाई गई है। अगर आप सेब को बीच में से काटें क्षैतिज रूप से तो इस तरह से चारों तरफ जो है वो आपका पुष्पासन दिखाई देता है जिससे हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। बीच में आपको इस तरह से स्टार शेप्ड एक संरचना दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम अंतः फलभित्ति भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सेब की आंतरिक संरचना। अब बात करते हैं लीची की संरचना के बारे में। तो लीची में ऊपर की तरफ जो लेयर होती है स्टूडेंट्स, जो सामान्य रूप से कलर्ड होती है, इसको हम कहते हैं एक्टिन। और अंदर की तरफ जो खाने वाला भाग होता है वो होता है मांसल पुष्पासन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो
हमारे चैनल पे आज ही अन्य लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, इससे वो लोग भी इस चैनल से पढ़ाई कर सकें और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर ला सकें। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है तो उसके अंदर पुष्पीय अंश जो होते हैं वो अपनाशित हो जाते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाते हैं और या फिर झड़ जाते हैं। चूंकि कुछ प्रजातियों में जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, अखरोट हो गया, तो इनमें फल की रचना में पुष्पासन की एक महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और जो फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें हम सत्य फल, यथार्थ फल या फिर वास्तविक फल की संज्ञा देते हैं। चूंकि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें निषेचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी फल जो है वो विकसित होता है। इस प्रकार के जो फल हैं जो बिना निषेचन के फलों में बदल जाते हैं, इन्हें हम अनिषेक जनित फल कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट्स, केला इसका एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रभाव से भी प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल जो हैं वो बीज रहित होते हैं। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के जो फल होते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। जैसे अगर नंबर 1 पर बात कर लें तो चूंकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण और निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है, बीज की रचना भी काफी निर्भरतापूर्ण होती है और साथ ही नए पर्यावासों में प्रसारण के लिए एक बेहतर अनुकूल रणनीतियां इनमें पाई जाती हैं। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में अच्छा जर्मिनेट करता है और अच्छी उपज भी देता है तथा एक नए स्थान पर पौधों को बसने के लिए मददगार होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ यानी कि आहार होता है। ये नए विकसित होने वाले नवोदित पादप को तब तक भोजन प्रदान करते हैं जब तक वो स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बनाने लगता। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है तथा लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नई जेनेटिक वेरिएशन को पैदा करते हैं जो कि विविधता का रूप होते हैं। अब पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब तक वेरिएशंस नहीं होंगी तब तक नए नए लक्षण समावेशित करना असंभव है। अन्य रूप में कहें तो बीज जो है हमारी कृषि का आधार है। कृषि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीज ही तो बोते हैं। पहले जमीन की निराई गुड़ाई करते हैं, उसके बाद बीजों को बोते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बीज हमारी कृषि का आधार भी हैं। बीज के भंडारण के लिए परिपक्व बीज का निर्जलीकरण और प्रसुप्तता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए अगर बीज प्रसुप्त ना होते तो जैसे हमने मान लीजिए कि गेहूं रखा खाने के लिए और वो हमारे अन्नागार में रखे रखे ही जर्मिनेट कर जाता,
तो फिर पूरे साल तक हम क्या खाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रसुप्ति जो है ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही निश्चित मौसम आने पर इनकी प्रसुप्तता स्वयं ही टूट भी जाती है, जिससे अगले मौसम में इन्हें फसल के रूप में उगाया जाता है। बीज के परिक्षेपण के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है, यह अवधि फिर से व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता जो है वो कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के कई बीज कई वर्षों तक जीवन क्षम रहते हैं, अर्थात कई वर्षों तक पड़े रहने के बाद भी ये जर्मिनेट कर सकते हैं। और कुछ बीज तो ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के बहुत सारे अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। खुदाई में भी कई तरह के बीज मिले हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। जैसे अगर एक बहुत ही प्राचीन बीज की बात करें, इसका नाम है ल्यूपाइन, यानी कि ल्यूपिनस आर्कटिकस। तो ये टुंड्रा प्रदेश में से खनन के समय प्राप्त हुआ था। एक अनुमानित रिकॉर्ड है कि 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित भी हुआ था और साथ में पुष्पित भी हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड है 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज फाइनिक्स डैक्टिलोफेरा का है, जिसे मृत सागर है डेड सी के पास किंग हैराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सोचने वाली बात यह है कि अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं। उसी तरह से एक प्रश्न ये भी होता है पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं, एक पौधे पर कितने पुष्प होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्किड के फल ले लेते हैं हम। तो आर्किड के फल में हर एक फल में लगभग 1000 छोटे छोटे बीज जो होते हैं वो समाहित होते हैं। तो इस तरह से बीजों में अलग अलग प्रकार, फलों में अलग अलग प्रकार से बीज होते हैं। तो अब आशा करता हूँ आपको बीज के बारे में समझ में आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं असंग जनन के बारे में, देखते हैं असंग जनन क्या है, बहुभ्रूणता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कुछ पुष्पी पादपों में जैसे स्टेरेसिया और घासों में तो ये बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर लेते हैं। इसे हम असंग जनन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि बिना निषेचन के जब बीज निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है तो इस प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। समस्या ये आती है कि बिना निषेचन के यहाँ बीज बन रहा है तो असंग जनन है, लेकिन बिना निषेचन के जब फल बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, असंग जनन जो है ये एक अलैंगिक प्रजनन है। ये लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंग जननीय बीजों के विकास के दौरान सैकड़ों तरीके प्रयोग किए जाते हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही हो जाता है।
जो बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाता है। कई अवसरों पर पाया गया है, जैसे बहुत सारे नींबू वंश जिनमें नींबू आता है, चकोतरा आता है और साथ ही आपका संतरा भी आता है, और आम की किस्मों में भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होने लगती हैं तथा भ्रूण कोश में प्रोद्बरी, जिसे हम प्रोट्रूड कहते हैं, ये पाई जाती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। इस बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रोनी क्या है। देखिए, कुछ फलों में इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है जहाँ पर बीज बनना चाहिए अर्थात मध्य भाग में, तो उसके चारों ओर की जो कोशिकाएं होती हैं वो मिल करके बीज में बदल जाती हैं, और ये मुख्यतः जो है सिट्रस कुल में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो बहुभ्रूणता कहलाती है। एक बीज में कई भ्रूण हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पाठ जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ ही अधिकतम लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर पढ़ाई करने के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आज ही जुड़ें हमारे चैनल जेएमडी क्लासेस से। हमारे चैनल जेएमडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। जैसा कि पहले से ही आपको बताया जा चुका है कि इसमें लगभग हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक बेहतर क्वालिफाइड वेल टैलेंटेड टीचर प्रोवाइड किया गया है। तो समय रहते आप लोग जो हैं इसका लाभ लें, जिससे आप भी एक उत्तम स्थान प्राप्त करें। और साथ ही आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए पर्याप्त समय भी खर्च करना पड़ता है तथा साथ ही अन्य साधन भी जुटाने पड़ते हैं। तो इस बात के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, बिना लाइक किए वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि वास्तव में वीडियो बनाने में मैंने कुछ मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और साथ ही अपना एक बहुमूल्य कमेंट भी छोड़ें, जिससे हमारा जो है प्रोत्साहन मिलता रहे हमें और हम आपको और अधिक से अधिक बेहतरीन कंटेंट प्रदान कर सकें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले सेशन में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और साथ ही अपने साथ अन्य लोगों तक भी चैनल के बारे में प्रचार प्रसार करते रहिए। धन्यवाद।